प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई लापरवाही किए बिना अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए, जो संज्ञाएं पढ़ाई गई या संधि पढ़ाई गई, समास बताया गया, उसमें से सभी से खूब अच्छे तरह से सवाल पूछा गया। कारक से थोड़ा बहुत जो आप जानते होंगे वो चीज़ें पूछी गई। बहुत अच्छे अच्छे सवालों को रखा गया। शैलेश वर्मा जी बहुत मज़ा ले रहे हैं आजकल आप। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुंजन प्रजापति गुड इवनिंग। देवव्रत पांडे प्रणाम सर जी। सभी लोगों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। सभी लोग बस पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। आपको इतना मन से पढ़ना है कि सारी संज्ञाओं के सूत्र को आपको याद करना है। चलिए, अब समास के टॉपिक पर हम बात करेंगे। ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए प्रकरण पर बात करते हैं। समास में हम अव्ययी भाव समास पढ़ रहे थे। अव्ययी भाव समास का मतलब होता है कि पहला पद अव्यय हो और फिर दूसरा क्या हो, संज्ञा हो, तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, पूरा अव्यय हो जाता है। और फिर उनकी प्रकृति कैसे बनती है, वो नपुंसक लिंग एक वचन में, है ना, नपुंसक लिंग एक वचन में बनता है। तो इस तरह से आप जानते हैं कि कोई भी समास हो उसमें जैसे शक्ति हो, शक्ति लिखा हो, उसके साथ यदि अव्यय जुड़ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो कोई अव्यय जितने भी हैं उतना याद रखिए। एक सवाल इसमें यह भी पूछा था, उपसर्गों की संख्या कितनी है। हमने अभी अव्ययी भाव समास पढ़ाते शुरू में ही बताए थे कि 22 है, और ये चीज पूछ लिया। देख लीजिए, बहुत सारे सवाल, अभी हमने पूरा दिखाया नहीं, बहुत सारे सवाल आप कर लेते जो लोग अच्छे तरह से पढ़ाई किए हैं, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, देख लीजिए। हमें बताना था यथा और सारे अर्थों में हमने बात कर लिया था। यथा के रूप में अव्ययी भाव समास जो होना था उसके बारे में बात करनी थी, है ना। यथा के हमने कितने अर्थ बताए, यथा के हमने 4 अर्थ बताए, ठीक ना। आलोक वर्मा बोलो करोगे, हाँ आ रहा हूं। क्या कह रहे हैं सर, एक बार फिर से रिकॉल करवाते चलें। अनिल कुमार गुड इवनिंग। अनिल मौर्य, सभी लोग बस लाइव हो जाए भैया। सभी लोगों का नाम ले पाना थोड़ा सा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यदि किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन सभी लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक ना। यथा के इसमें लिख लीजिए यथा के कितने अर्थ हैं, यथा के 4 अर्थ हैं, ठीक ना। यथा के कितने अर्थ हैं, यथा के 4 अर्थ हैं। यहां यथा का भाव होने से अव्ययी भाव समास हुआ है, समास होगा, कर दीजिए, ठीक ना। इतना नोट कर लीजिए। यथा के कितने 4 अर्थ हैं, यहां यथा का भाव होने से अव्ययी भाव समास होगा। तो यथा के 4 अर्थ जो हैं उनको नोट कर लीजिए, है ना। वैसे हमने बताया था इस विषय में, लेकिन फिर से एक बार नोट कर लीजिए। वो पहले हमने बात कर लिया था, जो लोग नहीं रहे होंगे वो लोगों के लिए हितकर है, ठीक ना। यथा का पहला अर्थ है योग्यता। योग्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, योग्यता का अर्थ होता है लायक, है ना, लायक या अनुकूल। ये योग्यता के अर्थ हैं, ठीक ना। योग्यता के अर्थ ये लायक भी कह सकते हैं। जो योग्य होगा वो लायक ही तो होगा ना, किसी के योग्य होगा तो वो किसी के लायक होगा, है ना। तो उसी को लायक भी कह सकते हैं, उसी को अनुकूल भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या है, विप्सा। विप्सा का अर्थ होता है दोहराना। क्या होता है, दोहराना। जैसे दोहराना क्या, बार बार जैसे कह दिया, धीरे धीरे कह दिया। कोई शब्द जब 2 बार प्रयोग करते हैं तो वहां पर विप्सा होती है, ठीक ना। तो ये विप्सा हो गई। और क्या है, अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य सबको दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अनूप, हार, एबिलिटी, अनूप मालूम
तभी पता। पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं आप लोग, सीरियस नहीं है पढ़ाई के प्रति, ठीक ना। आप पढ़ाई कीजिए, विशेष हमारा निवेदन है। यहां क्षमता के अनुसार कह दीजिए। एक, दो, तीन और चार, ये सादृश्य अर्थ है। सादृश्य को समानता भी कह सकते हैं, ठीक ना। इतना नोट कर लीजिए। यथा के कितने अर्थ? यथा के 4 अर्थ। पहला योग्यता, विप्सा, अनतिक्रम और सादृश्य, ये तो इनके अर्थ हैं। योग्यता का मतलब क्या होता है? लायक होता है, अनुकूल होता है। विप्सा का मतलब क्या होता है? दोहराना होता है। और अनतिक्रम का मतलब क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार। और सादृश्य का मतलब समान होना, एक जैसे दूसरा सामान्य हो तो वो सादृश्य, एक जैसे दिखना। सादृश्य का मतलब समान दिखना, ठीक है ना। आगे चलें, कोई डाउट? रोशनी वर्मा सर ब्लॉक कर दीजिए। मैडम जी ठीक है, अभी चलने दीजिए। जब यहाँ पे बैठे लोग टेक्निकल में हैं, उनको ठीक नहीं लगेगा, वो अपने आप ही वो कर देंगे। पहला लिख लीजिए, यथा का भाव योग्यता अर्थ में। यथा का भाव योग्यता अर्थ में, पहले योग्यता अर्थ में आप देख लीजिए। अभी जो ये जूनियर में परीक्षा में पूछा गया है, उसी का बता रहे हैं उदाहरण, देख लीजिए। रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम क्या होगा? इसका समासिक पद जो होगा वो अनुरूपम होगा, अनुरूपम, ठीक ना। रूप के योग्य, यही पूछा था अभी जूनियर की जो परीक्षा सुपर टेट की हुई, उसमें यही पूछा था। अनुरूपम किस अर्थ में है? योग्यता के अर्थ में है, ठीक है ना। योग्यता के अर्थ में पूछा गया है, तो अनुरूपम में कौन सा समास है आपसे पूछेगा, तो अनुरूपम में अव्ययी भाव समास है। किस अर्थ में है? तो योग्यता अर्थ में है, ठीक ना। तो रूप के योग्य, ठीक ना। जैसे और देख लीजिए, गुणस्य योग्यम, गुणस्य योग्यम, तो यहां पर हो जाएगा अनुगुणम, अनुगुणम हो जाएगा। गुण के योग्य, ठीक ना। ये चीजें आप नोट करते चलिए कि इस तरह से पूछेगा आपका कि यदि अनुगुणम में पूछ लिया कि किस अर्थ में हुआ है, तो योग्यता अर्थ में हुआ है, गुण के योग्य, ठीक ना। अर्थ यदि आप निकालना जान गए, उसका भाव यदि समझ गए या समासिक विग्रह करना समझ गए, तो फिर याद हो जाएगा। इतना थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। जैसे अनुरूपम है, तो अनुरूपम का समासिक विग्रह क्या हो जाए? रूपस्य योग्यम, तो योग्य का मतलब क्या? योग्यता अर्थ है ना। तो ये चीजें आप बता देंगे, बहुत आसानी से बता देंगे, इसमें ज्यादा बहुत कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बस। विशेष लिखकर इसको बाहर करते हैं, फिर दूसरा देख लेते हैं। यहां अनु अव्यय योग्यता अर्थ में आया है, ठीक ना। नोट कर लीजिए। कोई डाउट किसी को? सर ब्लॉक कर दीजिए। अच्छा, वही बार बार देखिए। सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? प्रैक्टिस सेट कब करवा रहे हैं? आलोक वर्मा जी अपने से कह रहे हैं ब्लॉक कर दो हमें। काहे भैया, आप काहे ब्लॉक होना चाह रहे हैं? आप अपने से काहे जाना चाह रहे हैं बताइए? आपका तो कोई नाम नहीं लिया गया ना। आगे चलें। विप्सा अर्थ में,
ठीक ना, विप्सा का अर्थ में देख लीजिए, यथा का जो अर्थ है विप्सा के अर्थ में देख लीजिए। आपने समास देखा हो प्रतिदिनम, जैसे आपसे पूछेगा प्रतिदिनम में कौन सा समास है, तो प्रतिदिनम में आपको पता चल जाएगा प्रति लगा हुआ है। हमने 22 उपसर्ग बताए थे, प्रापराप समानुवास निस्दुर दुर्वियांग आदि प्रति, है ना, ये प्रति बताए थे। तो प्रति जो है क्या 22 उपसर्गों में से है, जो उपसर्ग है वही अव्यय है, तो अव्यय यहां पर लगा हुआ है। इसका जब समासिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिनम दिनम प्रति, है ना। तो ये देख लीजिए यहां विप्सा अर्थ आ रहा है, दो बार जहां पर प्रति लगेगा आपको विप्सा लगा देना है ना। जैसे प्रत्येक हो गया तो एकम एकम प्रति हो जाएगा, है ना। इस तरह से जहां जहां पर प्रति लगे वहां पर 2 बार उसके पूर्व वाले को कर दीजिएगा तो वहां पर विप्सा अर्थ हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा, ठीक ना। तो यहां पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। किसी तरह का कोई कठिनाई हो तो बताइएगा। पश्चात में भी अनु का प्रयोग हुआ है सर, बताइए जी। जब शब्द के साथ लगेगा तो वहां पर उसका अर्थ अलग हो जाएगा ना। जहां देखिए उसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो जैसे अनु कृष्णम है ना, अनु विष्णु है, तो विष्णु के पीछे या विष्णु के बाद, या अनुरथम है रथ के पीछे, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि जहां पर जो लगता है उसका अर्थ बदल जाता है। जब उपसर्ग कहीं पर लगता है तो या तो चमत्कृत हो जाता है या तो फिर उसका दूसरा भाव देने लगता है, कुछ ना कुछ अलग अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो उपसर्ग जहां लगेगा उसका अर्थ बदल जाएगा। तो आप अपने से उसको समझ लीजिएगा कि जहां पर ये लग रहा है तो इसका अर्थ क्या दे रहा है। उदाहरण आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक ना। अरविंद यादव, वर्मा जी मर्यादा में रहो। क्या हुआ भैया, पढ़ नहीं रहे हो क्या? आज कई दिनों में हम आए हैं और फिर आप पढ़ नहीं रहे हैं मन से। हाँ प्रीति तिवारी, आप ज्यादा बोले बिफोर यादव। पढ़ो चाहे ना पढ़ो भैया, हम बहुत बार कह चुके हैं, आपको बार बार समझा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। आप लोग एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और शिक्षक की मर्यादा को खुद तार तार करते हैं। खुद थोड़ा सा सोचिए कि एक मतलब शिक्षक ऐसे ही रहता है। हाँ पता नहीं कैसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम किसको क्या कहें, हम किसी को कुछ कहेंगे नहीं। आपको जिसको जो करना है करिए भैया। कह तो रहे, बार बार कहते हैं कि पढ़िए, तो आप पढ़ नहीं रहे हैं। बाकी पढ़ाई को छोड़कर देश भर की बात करते हैं। एकम एकम प्रति, ठीक ना। एकम एकम प्रति तो क्या हो जाएगा, प्रत्येकम हो जाएगा। प्रत्येक, है ना। तो प्रत्येक इसका हिंदी अर्थ हो गया। और प्रत्येकम का यदि सामासिक विग्रह पूछेगा तो एकम एकम प्रति बताइएगा। इसमें यदि किस अर्थ में हुआ है तो विवक्षा अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है। 2 बार देख लीजिए, एकम एकम आया है तो इसको आप देख लीजिएगा। इसमें विवक्षा हुआ है, 2 बार हुआ है ना। तो प्रत्येकम में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास, ठीक ना। जैसे प्रतिदिशम हो गया, प्रतिदिशम जैसे हो गया तो दिशम 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 प्रति, दिशम दिशम प्रति। प्रति को आप जब समासिक विग्रह करिएगा तो प्रति को बाद में कर दीजिएगा। और जो दिशम यहां पर जैसे प्रति दिशम है तो ये वाला वर्ड को 2 बार कर दीजिए, वो प्रति को बाद में कर दीजिएगा, बन जाएगा विवक्षार्थ, है ना। विवक्षार्थ देने लगेगा। प्रतिदिशम हो, प्रतिदिशम या प्रत्येक दिशा कर दीजिए इसको। इसका अर्थ जो होगा प्रत्येक दिशा हो जाएगा। प्रतिदिशा मतलब प्रत्येक दिशा, ठीक ना। इसी तरह प्रतिजन्म, प्रतिजन्म में देख लीजिए, जन्म जन्म प्रति। जन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति होता है। तो यहां पर फिर लिख दीजिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, ठीक ना। कुछ कठिन नहीं है, आप सभी लोग बस मन से देखते रहेंगे, समझ में आ जाए। प्रतिजन्म में
जन्म जन्म प्रति इसका समासिक विग्रह हो जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, है ना। तो इसमें यदि पूछेगा कौन सा समास है प्रति जन्म में, तो आप बता दीजिए कि प्रति लगा हुआ है, अव्यय लगा हुआ है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक ना। इसमें किस अर्थ में हुआ है, तो यहां पर जन्म जन्म आपको 2 बार दिखाई दे रहा है, तो विवक्षा अर्थ हुआ है, ठीक ना। और किसी में इस तरह बनेगा ही नहीं, यही अर्थ विवक्षा वाला अर्थ देगा, ठीक ना। अब देख लीजिए अनतिक्रम, अनतिक्रम, ठीक ना। अनतिक्रम में भी अव्ययी भाव समास होगा, ये यथा का तीसरा वाला रूप है, ठीक ना। अनतिक्रम तीसरा रूप है, ये यथा का तीसरा रूप अनतिक्रम। अनतिक्रम अर्थ देने पर, ठीक है। जैसे आपको समास मिलता है यथाशक्ति, क्या मिलता है, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति का जैसे सामासिक विग्रह बनाएंगे तो क्या हो जाए, शक्तिम अनतिक्रम में हो जाएगा, शक्तिम अनतिक्रम में, ठीक ना, शक्तिम अनतिक्रम में। तब इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, ठीक ना। शक्ति के अनुसार। कोई डाउट किसी को? बहराइच आ जाओ भैया, वाह, बुलाए लो भैया, जहां जहां बुलावे को, पढ़ाई भी करते रहो। चलिए ठीक है, आप देखिए, कमेंट देखने लायक नहीं है, सब आपस में फालतू की बातें कर रहे हैं। यथाशमयम, यथाशमयम, तो यथाशमयम में क्या क्या हो जाएगा, इसका समासिक विग्रह शमयम अनतिक्रम्य, ठीक ना। तो समय के अनुसार हो जाएगा, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, समय के अनुसार। जो लोग पढ़ रहे हैं भैया वो लोग पढ़ें, फालतू वाले लोगों को जो भी कहना है कहने दीजिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यथा बलम, यथा बलम में आपसे पूछेगा कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास, बलम अनतिक्रम में। इसका सामासिक विग्रह होगा बलम अनतिक्रम में, तो क्या अर्थ हो जाएगा, बल के अनुसार। ठीक ना, इतना हो गया ये अनतिक्रम में का अर्थ। आगे चलें, सभी लोग बस देखते रहिए, जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं वो लोग देखिए, बाकी जो लोग नहीं पढ़ना चाह रहे हैं वो आपस में काम कर रहे हैं। सादृश्य, यथा का ये चौथा अर्थ है सादृश्य। सादृश्य को ही समानता कह सकते हैं, समानता के अर्थ में, ठीक ना। तो सादृश्य में जो है, सादृश्य के अर्थ में अव्ययी भाव समास कैसे होगा वो देख लीजिए। जैसे समासिक विग्रह लिखा रहेगा हरेः सादृश्यम, सादृश्यम, हरेः सादृश्यम, इसका सामासिक पद क्या बनेगा, सहारी बनेगा। क्या बनेगा, सहारी, ठीक ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हरि के समान, हरि के समान, ठीक ना। हरि के समान का अर्थ आप जैसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए
हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान जो अष्टमी को पैदा हो जाते हैं, तो कहते हैं ना कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अष्टमी को जन्म लिया, उन्हीं के समान आज ये भी अष्टमी को जन्म ले लिया, तो लोग उनका भी नाम कन्हैया रख देते हैं। बाकी और चाहे गुण मिले ना मिले, लेकिन जन्म के पैदा होने से केवल जो है समानता दिखाई गई वहां पे, है ना। तो ये चीजें जो समान दिखे वो चीजों के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। इसी तरह रूपस्य सादृश्यम, रूपस्य सादृश्यम स्वरूपम हो जाएगा, स्वरूपम रूप के समान, रूप के समान या सदृश कर दीजिए, है ना। जो एक रूप के दिखाई दे उन्हें रूप के समान कह सकते हैं। ये तो हो गए यथा के चार अर्थ, यथा के चारों अर्थ हो गया, ठीक ना। शैलेश वर्मा जी, जी एक जैसा दिखने वाला जी। पढ़ाई करिए भैया, ना बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अब मत बोलिए किसी से। देखिए आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और हमारी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं रहती हैं, तो क्या ऐसे ही शिक्षक बन के जाएंगे, जहां जाएंगे वहां भी बेड़ा गर्क करेंगे फिर इस तरह में। तो थोड़ा सा बर्दाश्त करने की, जो शिक्षक होता है वो शालीन होता है, थोड़ा सा समझदार होता है, थोड़ा सा सामंजस्य बैठाता है। इस तरह की परिभाषाएं शिक्षक की होती हैं, जो शिक्षक को परिभाषित करती हैं कि वो शालीन है, समझदार है ना। नहीं तो बाकी तो पुलिस वाले भी पढ़े लिखे होते हैं बाकी, और मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, ठीक ना। फिर जब मारते हैं वो ना, तो फिर बहुत मारते हैं, जानते हैं, इसलिए वो शिक्षक से तो थोड़ा सा अलग है ही हैं। आन पूर्व अर्थ, आन पूर्व आपने देखा होगा, अव्ययी भाव जो सूत्र आपने पढ़ा था ना, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वाला, तो उसमें आन पूर्व ही था। तो आन पूर्व का अर्थ होता है क्रम से, आन पूर्व का अर्थ होता है क्रम से। आन पूर्व का क्या अर्थ होता है? क्रम से, ठीक ना। क्रम से इसका मतलब होता है, ठीक है। जहां क्रमानुसार भाव निकले वहां अव्ययी भाव समास होगा। सभी लोग नोट करते चलेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा और फिर भूलेगा भी नहीं, ठीक ना। किताबी कीड़ा मत बनिएगा कि किताब में कुछ और लिखा हो आप भाव से जोड़ रहे हैं, लेकिन हम बहुत बढ़ा के नहीं, उसको थोड़ा सा आपके व्यवहार में जोड़ के कुछ भी लिखते हैं, वो चीज आपके फायदेमंद की है, ठीक ना। जैसे ज्येष्ठम, ज्येष्ठम अनपूर्व है, नहीं ज्येष्ठस्य कर दीजिए, जेठ का, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, ठीक ना। तो यहां इसका सामासिक पद जो बनेगा अनुज्येष्ठम बनेगा। अनु देख लीजिए कई जगह मिला है, अलग अलग अर्थ दे रहा है। अनु का कहीं पे कुछ और अर्थ होता है, पश्चात अर्थ होता है, कहीं समीप के अर्थ में उप लग जाता है तो उप का कहीं कुछ और अर्थ निकलता है। तो यहां अनु जो है आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो आप अपने हिसाब से अर्थ को, मतलब उदाहरण को पढ़ते रहिएगा, उसको उसी हिसाब से अर्थ निकालिएगा, ठीक ना। यहां पे जैसे ज्येष्ठ के अनुसार कर दीजिए, ज्येष्ठ के अनुसार, ज्येष्ठ से अनपूर्वेण, पूर्वेण का मतलब होता है, अनपूर्व का मतलब होता है क्रम से। तो क्रम में जो चीज रखी जाए उनको क्या कहते हैं? अनपूर्व कहते हैं। तो यहां ज्येष्ठ से अनपूर्व, तो यह इसका जो सामासिक विग्रह होगा वो
यही होगा समासिक विग्रह, ज्येष्ठ से अनपूर्वेण, और इसका समासिक पद जो बनेगा वो अनुज्येष्ठम बनेगा। तो ज्येष्ठ के अनुसार, जैसे किसी को खड़ा किया जाए तो जो बड़ा हो उसको पहले खड़ा किया जाए, फिर छोटे लाइन से सीरियल से, जैसे नाम लिया जाता है राम लक्ष्मण भरत, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, है ना, इस तरह युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव। तो ज्येष्ठ के क्रम में जो बड़ा हो उसका पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये क्रम होता है ना। तो उसके लिए क्या कहते हैं, ज्येष्ठ से अनपूर्वेण क्रम से, है ना, अनुज्येष्ठम पद आया उसके लिए। तो अनुज्येष्ठम में यदि आपसे पूछेगा कौन सा समास है तो आप बताइएगा अनुज्येष्ठम में अव्ययी भाव समास है। लेकिन ये किस में है, किस अर्थ में इसमें अव्ययी भाव समास हुआ है, तो आप बताइएगा अनपूर्वेण अर्थ में, अनपूर्व अर्थ में, या क्रम अर्थ में, ठीक ना, कुछ भी कर क्रम अर्थ भी पूछ सकता है, क्रम अर्थ में हुआ है, या तो फिर अनपूर्व अर्थ पूछ लेगा, ठीक ना। दोनों चीजें जाने रहिएगा, हिंदी भी जाने रहिएगा और संस्कृत भी जाने रहिएगा। ये चीजें, जो चीजें हम बता देते हैं इसी तरह के सवाल पूछता भी है, तो थोड़ा सा आप अपने से कहते हैं ना कि थोड़ा ज्यादा जाने रहेंगे तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे, फायदे में रहेंगे। क्योंकि कहावत है ना कि जितना गहरा कुआं खोदेंगे उतना मीठा जल मिलेगा। तो आप जितना गहराई से आप पढ़ते रहेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे, ठीक ना, यही कहने का मेरे मतलब है। वर्णस्य अनपूर्वेण, तब इसका क्या हो जाएगा, अनुवर्णम हो जाएगा, अनुवर्णम, ठीक ना। तो वर्ण के अनुसार इसका अर्थ हो जाएगा, वर्ण के अनुसार। वर्ण के अनुसार का मतलब समझ रहे हैं, जैसे वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का एक वर्ण है ना, तो उनकी सीरियल क्रम में, ये नहीं कि पहले क्षत्रिय को रख दें फिर ब्राह्मण को रख दें फिर वैश्य को रख दें, इस तरह से वो क्रम बिगड़ जाएगा। तो क्रम क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इस तरह से, है ना। तो वर्ण के अनुसार जो होगा क्रम, उसी मतलब जो क्रम के अनुसार में ये इसमें अव्ययी भाव समास हुआ है, क्रम के अर्थ में, ठीक ना। अनपूर्व के अर्थ में या क्रम के अर्थ में आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा अनुवर्णम में कौन, मतलब क्रम के अर्थ में जो है अव्ययी भाव समास हुआ है, ठीक ना। कोई डाउट इसमें, आगे चलते हैं। योगपद्य अर्थ, योगपद्य भी आपको अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि में आपको मिलेगा, देख लीजिएगा। तो योगपद्य भी वहां पर भी है। योगपद्य का अर्थ होता है एक साथ होना, एक साथ होना, एक साथ होना के अर्थ में अव्ययी भाव। ठीक ना। योगपद्य का मतलब, योग मतलब दो चीजों जहां साथ में होती तो उसे क्या कहते हैं, मतलब जुड़ना ही कहते हैं, जहां पे एक साथ रहेंगे। एक साथ मतलब योग का मतलब क्या होता है, दो का साथ होना, तो योग वही होता है। तो योगपद्य से आप साथ समझ लीजिएगा, एक साथ होना, ठीक ना जी। जैसे चक्रेण युगपत, इसका जो उदाहरण है वो ये है चक्रेण युगपत, ठीक ना। चक्रेण युगपत, इसका जो सामासिक पद बनेगा सचक्रम बनेगा, सचक्रम, ठीक ना। चक्रेण युगपत सचक्रम मतलब क्या हो जाएगा, इसका हो जाए चक्र के साथ, चक्र के साथ होना। चक्र के साथ होना मतलब जो समय चल रहा है उसके समय के अनुकूल चलना, समय के साथ चलना, वही है ये चीज, है ना। सचक्रम, सचक्रम का अर्थ होता है समय के साथ चलना, ठीक ना। चक्र के साथ होना या समय के साथ चलना। हर्षेण युगपत, सहर्षम हो जाएगा। देख लीजिए ये सा जो लगा है ये सब अव्यय पद लगा हुआ है। चक्र तो आप जान रहे हैं, चक्र इसका मूल पद है, प्रातिपदिक पद है, तो इसमें सा जो लगा है वो अव्यय पद लगा है। इसी तरह हर्ष जो है वो मूल पद है, लेकिन सा जो लग गया है ये अव्यय पद लग गया है, इससे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा।
ठीक ना, इतना समझ में आया। तो ये अव्ययी भाव समास है। तो इसका अर्थ हो जाए हर्ष के साथ, हर्ष के साथ होना या हर्षित होना, किसी तरह मतलब उत्साहित होना है ना, उल्लसित होना, तो वही चीज है। हर्ष का मतलब होता है जो खुशी खुशहाल होना, ठीक ना। सहर्षम जी, देख लीजिए यहां पर जो सा है और ये हा है, ये तो हर्ष का हा है ना। तो ये हा, इसका यदि कहीं कहीं पे यही सा जो है सह लगता है, जैसे साधन हर्षम हो जाएगा, साधन हर्षम, साधन हर्षम हो जाएगा। लेकिन ये साह का जो है कहीं कहीं पे सा हो जाता है और कहीं कहीं पे इसका साह भी लिखा जाता है। तो यहां तो ये हा हर्षम का है, लेकिन ये हा इसका साह का नहीं, यहां सा केवल जुड़ा है। तो ये चीजें कहां होती हैं उसके लिए एक सूत्र है, उसको भी इसी साथ नोट करते चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक ना। अव्ययी भाव चकाले, अव्ययी भाव च काले, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, थोड़ा सा जानकारी में रहेगा तो इसके आगे के सारे अर्थ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। परेशान मत होइएगा, ठीक ना। अच्छी तरह से आप पढ़िए, देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके काम का है। च अकाले है ये, इसका सूत्र होता है च काले, ऐसे होता है। लेकिन जब इसको सामासिक विग्रह करेंगे, वो संधि विच्छेद करेंगे तो च धन अकाले हो जाएगा, ठीक ना। ये इस तरह से रहेगा, अव्ययी भाव चकाले, चकाले बड़ा चा है, ठीक ना। इसको ऐसे देख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, समय शब्द ना होने पर, समय शब्द ना होने पर शाह का सा रहेगा, यदि समय या काल शब्द रहे तो शाह का साह ही रहेगा, ठीक ना। ये चीजें हैं, देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। इसमें उदाहरण हम बता देते हैं, समय शब्द ना हो तो साह का सा हो जाएगा, ठीक ना। यदि समय या काल शब्द रहे तो साह का साह ही रहेगा, ठीक ना। इसमें देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण क्या है, जैसे साधन परिवार, साधन परिवार, साधन परिवार में क्या हो जाएगा, सपरिवार हो जाएगा। इसको नोट करते चलिए, ये आगे वाले जितने भी उदाहरण है उसमें सब में आपको देखने को मिलेगा साह और सा कहां पर जुड़ता है, ठीक ना। तो साह धन परिवार बराबर सब परिवार, यहां पर देख लीजिए ये समयवाची नहीं है, कालवाची शब्द नहीं है, इसलिए साह का सा हो गया है, ठीक ना। इसी तरह देख लीजिए, साह प्लस अपराह्न, साह प्लस अपराह्न, तो क्या हो जाएगा, ये अपराह्न तो देख लीजिए समय का है जो तक, ये समय के बारे में। अपराह्न क्या हो, दोपहर के बाद वाला जो समय होता है उसे अपराह्न कहते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, शाहापराह्न हो जाएगा। मतलब जहां पर कालवाची शब्द रहेगा वहां पर हा रहेगा, देख लीजिए यहां पर हा आ गया है, ठीक ना। इसी तरह जैसे साधन कार्तिक, साधन कार्तिक, कार्तिक मास है, समय है ना, तो ये यहां पर भी शाह हो जाएगा, शाह कार्तिक।
ठीक ना, नोट कर लीजिए। इसी तरह पूर्वान्न में भी देख लीजिए, शाहधन पूर्वान्न, तो इसका क्या हो जाएगा, शाहपूर्वान्न। ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए, कोई ज्यादा बोझ मत बनाइएगा, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ये सब चीजें आपको जाननी है और इसका अर्थ भी अभी आपको दिखाई देगा, आगे वाले सभी जितने हैं उसमें हर जगह ये दिखाई देगा। ठीक ना, आगे चलें, संपत्ति के अर्थ में देख लीजिए। संपत्ति के अर्थ में अव्ययी भाव समास, इसमें थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा जानने योग्य है। योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार प्राप्त धन संपत्ति है। योग्यता के अनुसार प्राप्त धन क्या है, संपत्ति है। ठीक ना, योग्यता से अधिक, योग्यता से अधिक किसी देवता से प्राप्त किसी देवता आदि से प्राप्त देवता आदि से प्राप्त हो तो उसे समृद्धि कहते हैं। समृद्धि के विषय में हमने पहले बता दिया था, समृद्धि का जो अव्ययी भाव जहां समृद्धि वाला अर्थ दे रहा था उसके विषय में हमने पहले चर्चा कर ली। तो समृद्धि और संपत्ति में जो अर्थ है वो अलग है, जो अर्थ, उस चीज को हम यहां बता रहे हैं कि इसमें अंतर क्या है। संपत्ति क्या होती है, जो योग्यता के अनुसार मिले वो संपत्ति है, लेकिन जो योग्यता से अधिक मिल जाए, जहां पर देवता प्रसन्न होकर कुछ दे दें, है ना, देवताओं की विशेष गरिमा हम पर हो जाए, तो वो क्या हो जाती है, समृद्धि हो जाती है ना। तो समृद्धता ये चीज होती है। तो यहां पर हम केवल संपत्ति की बात करेंगे। ठीक ना, ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये चीज जानना है। जैसे देख लीजिए, छत्राणाम संपत्ति, छत्राणाम संपत्ति, छत्राणाम संपत्ति क्या हो जाएगा, इसका सामासिक पद हो जाएगा सछत्रम, सछत्रम। ठीक ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, क्षत्रियों की संपत्ति, क्षत्रियों की संपत्ति। ठीक ना, क्षत्रियों की संपत्ति। तो ये संपत्ति क्षत्रियों की संपत्ति कैसे होती थी, क्षत्रिय जो होते थे, राजा होते थे, तो एक दूसरे राजा को जीत कर अपनी योग्यता के अनुसार जो हासिल करते थे वो चीज है संपत्ति, है ना। तो इसलिए ये क्षत्रियों की संपत्ति कैसी, अपनी योग्यता से ये जीतते थे। ठीक ना, इसलिए इसको संपत्ति कहते हैं। और समृद्धि जो होती है वो क्या होती है, देवताओं विशेष से प्राप्त होती है, वो समृद्धि होती है। ठीक ना, इतना इसका केवल भाव था और इसका उदाहरण भी केवल इतना ही है। ठीक ना, ठीक है, आज की कक्षा को बस यहीं पर विराम करते हैं। कल की कक्षा में हम फिर आपसे मिलेंगे और तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए ताकि परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकें। ठीक है ना, सबके लिए विशेष हमारी शुभकामनाएं हैं और बस आज की कक्षा को हमें यहीं पर विराम करने की इजाजत दीजिए। कल की कक्षा